हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर चल रहा है उसकी 2 फॉर्म्स हमने कंप्लीट कर ली है, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उस दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्टनरशिप के फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स से भी हम कवर कर चुके हैं। आज इसको हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम इसका करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल कंटिन्यूसली एज ए आपकी बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से आपको टॉपिक हैं वो सीरीज़ वाइज मिलेंगे। तो आप अच्छे से स्टार्टिंग से देखें तो अच्छे से आपको टॉपिक हैं वो क्लियर होते जाएंगे। एक एक चीज़ यहाँ पे कवर की गई है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी देख सकें और वो भी समझें। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में क्या है, जैसे हमने पार्टनरशिप पढ़ी थी कि पार्टनरशिप क्या होती है, जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग, मोर देन 2 पर्सन क्या है, मिलके बिजनेस करते हैं। इसमें कोई भी फैमिली रिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। सभी मिलके इसमें अलग अलग है कि हमने कितना फंड लगाना है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि कैपिटल, कि कितनी यहाँ पे अपने को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का हमें बिजनेस करना है, और उसमें कौन कौन कैसा कैसा पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा पार्टनर है वो कौन सा किसके अंदर, कौन सा पार्टनर है वो कितना मतलब एक्टिवली उसमें रहता है या किस में वो एक्सपर्ट है। तो उन्हीं सभी चीज़ों का हम यहाँ पे बेनिफिट लेते हैं। कि एक पर्सन है उसको मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो इसमें मार्केटिंग भी चाहिए होती है बिजनेस में। एक पर्सन है मतलब उसका सेलिंग का उसको अच्छा एक्सपीरियंस है, या एक के पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, फंड है। तो इस तरीके से हम सबकी एक्सपर्टाइज का बेनिफिट लेके हमारे बिजनेस को ग्रो करते हैं या मिल के सभी आगे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम आज करने वाले हैं कि किस किस तरह के और कितने टाइप के पार्टनर्स हैं वो होते हैं। तो सबसे पहला पार्टनर क्या आता है, एक्टिव पार्टनर। देखो नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव। एक्टिव पार्टनर कौन होगा, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, किसमें, कैपिटल में तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या, मैनेजमेंट में भी, यानी कि जो भी हर एक एक्टिविटी, जितनी भी हमारी यहाँ पे एक्टिविटी होंगी उन सभी में वो क्या करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि वो उसमें रहेगा। कोई भी हम डिसीज़न लेना हो, प्रॉफिट में भी लॉस में भी हिस्सा लेगा। और जितने भी पार्टनर्स होंगे, ये बात यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना आप, कि जितने भी पार्टनर होंगे सबकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। यानी कि जो पार्टनरशिप में आ गया ना, तो उसकी वो क्या हो गया, उसकी लायबिलिटी क्या हो गई है, अनलिमिटेड हो गई है। वो फिर लायबल हो गया है आउटसाइडर को, थर्ड पार्टीज़ को पे करने के लिए। तो यह जो हमारा एक्टिव पार्टनर कौन होता है, कि जो हर एक चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, कोई भी हम नया डिसीजन लेके आ रहे हैं, कोई नया पार्टनर आ रहा है, उसके रिगार्डिंग कोई मीटिंग हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा हो, कैपिटल में उसका कितना हिस्सा है, सभी चीज़ों के लिए। और क्रेडिटर्स के लिए वो लायबल भी है अनलिमिटेड तक, यानी कि अगर उनके फर्म के पास इतना रिक्वायरमेंट, इतना मतलब पैसा है कि वो इजीली उसको पे आउट कर सकते हैं, देन ओके। अगर नहीं कर सकते तो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से थर्ड पार्टी को पे किया जाता है, यानी कि डेट्स को चुकाया जाता है। और ये पर्सन वो होता है जो बाकी पार्टनर्स के बिहाफ, ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स, यानी कि बाकी पार्टनर के बिहाफ पे वर्क करता है, यानी कि एक्टिवली हर एक चीज़ को देखेगा ये, तो उनको क्या करेगा, ये उनके भी साथ काम करेगा। नेक्स्ट इसका आता है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, ये सभी पार्टनर्स के जो नाम से ही अपने को पता चल जाता है कि ये कौन से टाइप के पार्टनर्स हैं और इनका काम क्या है। स्लीपिंग का मतलब क्या होता है, सोए रहना, यानी कि ये पर्सन क्या होता है, ये उसको कोई मतलब नहीं है, जो भी इनकी डे टू डे जो भी एक्टिविटी होती है ना, वो उसमें कोई भी पार्ट नहीं लेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिजनेस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो जिसको जो कोई इंटरफेयर नहीं करता, कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता डेली जो एक्टिविटी होती है बिजनेस की, तो वो पर्सन क्या कहलाता है, स्लीपिंग पार्टनर। कि वो क्या है ना, इन चीज़ों के लिए बिल्कुल अनजान रहता है या सोया रहता है। लेकिन जो कैपिटल में, उसमें तो कैपिटल में और प्रॉफिट एंड लॉस में तो उसका हिस्सा रहेगा ही रहेगा, और लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, लिमिटेड, इसकी अनलिमिटेड रहेगी, यानी कि पे थर्ड पार्टी को पे करने के लिए ये भी यहाँ पे लायबल रहेगा। बाकी जो भी डेली एक्टिविटी होती है ना, कि कौन सा काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उसमें ये बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेता। नेक्स्ट इसका आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या है,
कि जो एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारा पार्टनर है, लेकिन वो अपना नाम आगे नहीं आने देता, यानी कि बिल्कुल उसने क्या रखा हुआ है, आम जो जनरल पब्लिक है ना, उससे अपने नाम को हाइड करके रखा हुआ है, यानी कि उन लोगों को नहीं पता कि ये पर्सन भी इस फर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो अपने इसके बाकी मतलब पार्टनर्स है उसको तो पता होता है, लेकिन जनरल पब्लिक को इसकी कोई भी नॉलेज नहीं होती। ये पर्सन कैपिटल में, ठीक है, और मैनेजमेंट में भी, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी, और लाइबिलिटी तो हर एक पार्टनर्स की क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। पार्ट ये सभी में लेता है, जितने भी मतलब जो भी जितनी भी एक्टिविटी होती हैं सभी में ये पार्ट लेगा, लेकिन बस इसका मतलब क्या है कि जो जनरल पब्लिक है ना, उसको नहीं पता होता कि ये इस फर्म के साथ जुड़ा हुआ है या ये भी पार्टनर है, यानी कि वो अपना नाम है वो सीक्रेट रखता है। नेक्स्ट आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन सा होता है, ये पर्सन ये होता है जो अपना नाम यूज़ करता है, नॉमिनल, कि वो फर्म को क्या देगा, अपना नाम देगा। जैसे कई बार होता है ना कि एक अच्छी गुडविल है एक पर्सन के पास, उसका मार्केट में उसके नाम की वैल्यू है, तो वो क्या करेगा, वो अपना नाम देगा कि तुम मेरे नाम से फर्म है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो कई बार पर्सन क्या होते हैं कि भाई अपना कोई रिलेटिव है, कोई अच्छा जानकार है, तो उसकी मार्केट में अच्छी वैल्यू है, ठीक है, उसकी अच्छी क्या है, गुडविल है, यानी कि अपने को लगता है कि अगर अपने उसका नाम यूज़ करेंगे तो अपना बिजनेस अच्छा चलेगा, अच्छा ग्रो करेगा, या उसमें काफ़ी मतलब ग्रोथ होगी, तो हम उसका नाम लेते हैं। बट ये पर्सन है ना कैपिटल में और इन चीज़ों में कोई भी, मैनेजमेंट में भी, मतलब किसी चीज़ में और में पार्ट है वो नहीं करता। ठीक है भाई, तुमने मेरा नाम यूज़ करना है तो नाम आप यूज़ कर सकते हो। तो इसी नाम के साथ अब जिससे इसने नाम यूज़ करा है, तो जो आम पब्लिक है, आम जन है, उनको क्या लगेगा कि ये पार्टनर है तभी तो इसने अपना नाम यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे वो मतलब उसको जो रीपेमेंट होगी ना, ये भी अदर पार्टनर की तरह ही वहाँ पे लाइबल होगा उस पेमेंट करने के लिए, कि यहाँ पे इसकी लाइबिलिटी है ना वो भी थर्ड पार्टी के लिए बनती है, क्योंकि इसका नाम ही उसके नाम से फर्म है, तो बाकी पब्लिक को यही लगता है कि ये इसका पार्टनर है, तो उसने अपना नेम दिया है, तो वो थर्ड पार्टी के लिए डेट्स को पे करने के लिए लाइबल होगा। नेक्स्ट आता है पार्टनर बाय एस्टॉपल, कि ये कौन सा पर्सन होता है कि वो क्या करता है कि जो एक पार्टनर हर ऑन इनिशिएटिव कंडक्ट और बिहेवियर, कि अपना जो भी देगा इंप्रेशन टू अदर, कि वो इस तरीके से जैसे कि वो है ना पार्टनर है नहीं, लेकिन लोगों को ये शो करेगा कि वो इस फर्म का पार्टनर है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लें कि ए है, ठीक है, वो कोई बिजनेस डील कर रहा है बी के साथ। अब यहाँ पे ए का जो बहुत अच्छा फ्रेंड है सी, और ये ही सी है वो बी का भी फ्रेंड है, बहुत अच्छा है, लेकिन ए है वो इतना बी को नहीं जानता। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए क्या करेगा, ए सी को कहेगा कि तू मेरे इसको मतलब मेरी डील करवा दे, या उससे मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ, ताकि थोड़ा सा ना मेरी डील करना या इसको इन्वॉल्व करना इजी हो जाए। तो यहाँ पे सी क्या करेगा, ए के बिहाफ पे जाके उसके साथ सारी की सारी कंसर्न है, डीलिंग है, वो सब करेगा। यानी कि जैसे बीच का जो बिचौला होता है ना, वो उस तरीके से कि ये शो क्या करेगा कि हाँ मैं हूँ इसमें, मैं इससे आप काम कर, मतलब अपने ऊपर लेके सारी चीज़ें करेगा। एक्चुअली में ये कोई पार्टनर नहीं होता, लेकिन ये शो ऐसे करेगा कि भी मैं पार्टनर हूँ, तो ताकि वो मतलब वो डील हो जाए या इस तरीके से, तो वो बिल्कुल उस वैसा शो करेगा, बट वैसे पार्टनर है वो नहीं होगा। तो अगर उसने ऐसा शो किया है, अब इसने सपोज यहाँ से डील कर ली, सी के कहने पे इसने ए के साथ डील कर ली, अब कल को इसका डेट्स पे करने पड़ेंगे। अगर ए के पास फंड नहीं है ना, तो बी क्या कहेगा, बी तो सी को ही कहेगा कि भी तू मेरी रिकवरी करवा। तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, बी के लिए लाइबल है, यहाँ पे उसको पेमेंट तो फिर भी करनी पड़ेगी उसके डेट्स की, क्योंकि उनकी नज़र में क्या है, ये पार्टनर है। एक्चुअली में पार्टनर नहीं है, ना ही तो ये कैपिटल में कोई हिस्सा होता है, ना ही कोई मैनेजमेंट में इसका कोई भी हिस्सा होता है, लेकिन ये शो ऐसे करता है कि वो पार्टनर है। तो यहाँ पे इसकी लाइबिलिटी है वो मतलब बन जाती है थर्ड पार्टी के लिए, बाकी इसका किसी में भी कोई पार्ट नहीं होता। तो ये हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनर का चार्ट था। एक बार ये चार्ट आप अच्छे से देख लेते हैं, यहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे हमारे क्या लिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की, कौन कौन से पार्टनर हैं, कैपिटल में किसका कंट्रीब्यूशन है, मैनेजमेंट में किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस में किसका है, और लाइबिलिटीज़ में किसका है। तो देखो लाइबिलिटी तो जितने भी पार्टनर है ना, सबकी क्या है, अनलिमिटेड है।
वो लाइबल हैं पे करने के लिए, चाहे उनका प्रॉफिट में हिस्सा है कि नहीं है, वो मैनेजमेंट में आते हैं कि नहीं आते, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन लाइबल रहेगा। अच्छा, जो कैपिटल के अंदर जो एक्टिव पार्टनर है ना, तो वो तो सभी में ही, उसका तो सभी में ही एक्टिवली पार्टिसिपेट है। वो तो मतलब मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है, कैपिटल भी उसका लगा हुआ है, प्रॉफिट लॉस सब कुछ बांटेगा, हर एक चीज़ इसमें आती है। और जो स्लीपिंग पार्टनर है उसका मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं होता, बाकी हर एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करता है। उसका फंड भी होता है, डेली क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, बाकी सब में वो उसका एक्टिवली रहता है। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, इसका भी हर एक चीज़ में होता है, कंट्रीब्यूशन हर चीज़ में होता है, बस क्या होता है ना, ओपनली सबके सामने नहीं आता, बाकी हर चीज़ में इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन पब्लिकली या ओपनली नहीं, सीक्रेटली आता है हर चीज़ में। और जो नॉमिनल पार्टनर है, इसका लायबिलिटी को छोड़ के बाकी किसी में भी कोई हिस्सा नहीं है, किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करता। और जो एस्टॉपल है, इसका भी कोई है। अब ये बीच में आएंगे ना कि हम करवाते हैं या अपने बिहाफ पे काम करते हैं, तो लायबिलिटी तो इनकी क्या बनेगी, थर्ड पार्टी के लिए बनेगी ही बनेगी। नेक्स्ट एक और हमारा रहता है कि होल्डिंग बाय पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो इसका मैनेजमेंट में, कैपिटल में, इसमें किसी में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि ये मतलब एक वो पार्टनर है ना, जिससे इन्हीं की तरह ही है, नॉमिनल और एस्टॉपल की तरह ही, कि इसका कोई भी मतलब कैपिटल में, मैनेजमेंट में और प्रॉफिट एंड लॉस में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड रहती है। जैसे यहाँ पे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यही दिया हुआ है कि मतलब इसका कोई भी फर्म के साथ वो नहीं, मतलब नहीं है उसको, लेकिन रिप्रेजेंट एज ए पार्टनर इन ए फर्म। बस ये भी इस तरीके से है कि रिप्रेजेंट करेगा कि जैसे वो है तो वो लाइबल बन जाता है थर्ड पर्सन के लिए, बाकी इसका किसी में कोई भी हिस्सा किसी भी तरीके का नहीं होता। एक यहाँ पे क्या होता है कि माइनर, क्या एक माइनर है वो पार्टनर बन सकता है कि नहीं बन सकता। माइनर एज ए पार्टनर होगा कई, वैसे तो जो पार्टनरशिप में अगर आते हैं, कोई एग्रीमेंट में अगर आते हैं स्टार्टिंग में, तो वो तो एक मेजर पर्सन ही होना चाहिए, यानी कि एडल्ट होना चाहिए, माइनर नहीं। लेकिन क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि बेस्ड ऑन लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस कैरिड बाय देम, कि जो बिजनेस वो कर रहे हैं, तो जो माइनर पर्सन है ना, वो मतलब अगर वो एंटर करता है उसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विद अदर के साथ, बट वो एक मतलब एज ए पार्टनर नहीं आएगा फर्म में, ठीक है, वो उसको एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, मतलब आ जाता है, लेकिन जो माइनर है ना, वो एक्टिविटीज़ के अंदर और नहीं होगा इंक्लूड, और इसका लॉस में कोई हिस्सा नहीं होगा। अगर प्रॉफिट होएगा तो ये लेगा, अगर आपकी फर्म में कोई लॉस होता है तो ये उसमें पार्टिसिपेट है वो नहीं करेगा। बाकी इसको एक बार आप जस्ट रीड आउट कर ले, आ जाएगा आपको समझ में, ईजी है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इसके अच्छे से और बता देंगे। नेक्स्ट हम करते हैं, अब आता है हमारा पार्टनरशिप। ये जो हमने किया है ये पार्टनर्स थे कि किस किस तरह के पार्टनर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनर्स और पार्टनरशिप अलग अलग है। पार्टनर तो वो होते हैं जो बंदे एक फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, वो पार्टनर्स हैं, और जो मिलके जो एक फर्म को या एक ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस का जो रूप देते हैं वो एक पार्टनरशिप हो गया, यानी कि सभी का साथ में मिलके आ जाना। तो इसको अलग मतलब फैक्टर्स पे किया गया है, ड्यूरेशन के और लायबिलिटी के बेस पे इसको हमने क्लासीफाई किया गया है। तो टू टाइप ऑफ पार्टनरशिप होती हैं, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसको हम अच्छे से आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेस के ऊपर, यानी कि टाइम पीरियड की बात की गई है इन्होंने, इसके हिसाब से क्लासीफाई किया गया है पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप एट विल, इसके अंदर क्या होता है कि एग्जिस्ट एट विल ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की विल्स के ऊपर यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि ये इसको कितने टाइम तक वो कंटिन्यू करना चाहते हैं या कितना कब इसको ये मतलब टर्मिनेट करना चाहते हैं। तो एक नोटिस होएगा यहाँ पे, क्या होगा कि जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म में आना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। वैसे तो देखो कोई भी ऐसे कंपल्सन नहीं होता, हम किसी को बांध के नहीं रख सकते कि ये पार्टनरशिप में आप जुड़े रहो या आप रहो, लेकिन अगर कोई पर्सन नया आता है तो भी एक सिस्टम से आएगा, सभी की एक मीटिंग होएगी, सभी उसमें एग्री हैं कि नहीं है वो देखा जाएगा। अगर कोई निकलता है तो उसको भी पहले नोटिस देना पड़ता है कि भाई मैं इस फॉर्म से निकलता हूँ या पार्टनरशिप फॉर्म से, तो वो एक नोटिस के बेस पे फिर सारे उस पर डिस्कशन होके सारी चीज़ों को चेकआउट करके फिर ही उस फॉर्म से बाहर निकला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज अ पार्टनर वांट, कि ये देखो
ये तो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड है कि जितने टाइम तक उनकी पार्टनरशिप चलती है, आपस में उनका सेटिंग चलती है, तब तक वो इसको क्या है कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब आपस में उनके मतभेद होते हैं, कहीं ना कहीं किसी बात के ऊपर कन्फ्लिक्ट होता है, तब यहाँ पे बात आती है कि अब हम इसको साथ में कंटिन्यू करें कि ना करें। तो ये बिल्कुल पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि वो इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं कि टर्मिनेट करना चाहते हैं, बंद। जो भी इसमें इस चीज़ को बंद करेगा या इससे निकलेगा तो उसको इसका नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द पार्टनरशिप ऑफ द फर्म। तो उसको एक नोटिस के बेस पे निकाला जाएगा। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर में क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि फॉर्म डन अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि जो पार्टनरशिप हम कोई ना कोई पर्पस से, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव से हम आए थे साथ में, कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव था, उसको लेके हम साथ में आए थे। जैसे बड़े बड़े जो यूँ मान लो जो पुल होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, कोई बड़ी बिल्डिंग है उसके कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। तो वो क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि यहाँ पे उसको जब तक वो बिल्डिंग बनेगी तब तक हम क्या हैं उसमें पार्टनर हैं। जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी पार्टनरशिप अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। वो क्या थी, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के लिए थी, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए थी पार्टनरशिप। अब जितने भी ठेके देती है गवर्नमेंट, देती है कि अब जितने भी मतलब ये फ्लाईओवर बना रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एक पर्सन नहीं होता, कई बार एक भी होता है, लेकिन इसमें कई ठेकेदार होते हैं इन्वॉल्व। तो वो फिर क्या करते हैं, उनकी पार्टनरशिप कोई एग्रीमेंट ऐसा थोड़ा ना होता है, वो उसी टाइम तक कि जब तक ये चीज़ बन रही है तब तक वो पार्टनर हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी उनकी पार्टनरशिप अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये हमारी क्या है, पार्टिकुलर है। नेक्स्ट इसमें आता है कि लाइबिलिटी के बेस पे पार्टनरशिप क्या है। जनरल पार्टनरशिप में क्या है कि जनरल पार्टनरशिप वो है जहाँ पे पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट, कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है ना वो बिल्कुल अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, यानी कि अगर उनके इतनी कैपेबिलिटी है उनके फर्म की कि वो अपने डेट्स को पे कर सकते हैं, देन गुड। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे उनकी पर्सनल एसेट्स हैं, उनको भी उनसे भी उनको पे ऑफ है वो किया जाता है, हर एक पार्टनर की, जितने भी पार्टनर हैं उन सब से। तो यहाँ पे क्या, बट ये पार्टनर क्या करेंगे फिर मैनेजमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी हिस्सा मिलेगा उन सभी चीज़ों में इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन है ये हमने स्टार्टिंग में भी किया था जब हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, कि ये बिल्कुल वॉलेंट्री होता है कि वो जितने भी पार्टनर्स चाहते हैं तो वो इसमें क्या है रजिस्टर करवा सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो वो ना करवाएं, ये बिल्कुल ऑप्शनल होता है उनके ऊपर। लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस है कोई फॉर्म की तो वो क्या हो जाएगी, मतलब कहाँ से इफेक्ट होती है यहाँ पे जनरल पार्टनरशिप जो होती है। अगर कोई पार्टनर डेथ हो जाए, पागल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए पार्टनर से, तब कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। लेकिन बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं वो अगर चाहें तो इसको कंटिन्यू कर भी सकते हैं नए रेशियो के हिसाब से। नेक्स्ट आता है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड के अंदर क्या होगा कि लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड, कि यहाँ पे क्या होगा कि बाकी जितने भी पार्टनर वो एक ऐसे एग्रीमेंट में आएंगे। यूँ मान लो एक एक्टिव पार्टनर है या कुछ भी है, तो एक पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो बाहर की जो थर्ड पार्टी है ना उसको तो पेमेंट चाहिए, थर्ड पार्टी को तो पेमेंट चाहिए चाहिए जितना उसका बनता है। तो फिर वो कोई एक पार्टनर दे या सारे मिलके दें, उनको इनसे क्या मतलब, उनको उनकी पेमेंट की रिकवरी मिलती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एटलीस्ट एक पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, बाकी हैं उनकी लिमिटेड हो जाएंगे। यानी कि जितना जितना उन्होंने वहाँ पे अपने फर्म के अंदर कैपिटल लगा रखा है वो सिर्फ उतने ही लाइबल रहेंगे पे करने के लिए, बाकी उनकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है वहाँ तक नहीं जाती। जो एक पार्टनर है जिसकी अनलिमिटेड है फिर वो सारे के लिए ही लाइबल है पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डज नॉट गेट कि टर्मिनेट नहीं होती किसी भी डेथ या मतलब कोई भी लुएंसी या इंसॉल्वेंसी कुछ भी हो जाए, ठीक है, कोई लिमिटेड पार्टनर की। अगर अनलिमिटेड वाले पार्टनर की होती है फिर थोड़ा सा यहाँ पे उनको फिर से नया एग्रीमेंट रखना पड़ता है, या फिर कोई एक और नया पार्टनर उसमें आएगा जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो तो उसको वो कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे जो लिमिटेड पार्टनर है ना फिर वो क्या करेंगे, उनको मैनेजमेंट में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस करने का राइट है वो नहीं होता। और इस तरह की जो इसमें रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन होना ही होना चाहिए, जिसमें क्लियरली मेंशन होगा कि कितना इसके अंदर हमारा किसकी कौन पार्टनर है जिसकी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है या
लिमिटेड है। फिर जिसकी अनलिमिटेड पार्ट मतलब लाइबिलिटी होगी वो पर्सन सारे डिसीजन लेगा या इसके मेन वर्क्स है वो कंप्लीट करेगा, यानी कि मैनेजमेंट का सारा काम फिर उसके अंडर आ जाता है। इस तरह की जो है हमारे इंडिया में पहले परमिट नहीं थी, अलाउ नहीं थी, लेकिन बाद में इसको फॉर्म्स विद लिमिटेड लाइबिलिटी ग्रांटेड की गई, इंट्रोड्यूस की गई न्यू स्मॉल एंटरप्राइजेज पॉलिसी 1991 में। ठीक है, 1991 जो हमारी पॉलिसी है इसमें तो काफ़ी अमेंडमेंट किए गए थे, मतलब काफ़ी चेंजेस आए थे। एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानी जाती है, जिसमें बहुत कुछ चेंज किया गया था इंडिया में, और जिसका कहीं ना कहीं रिजल्ट है वो पॉजिटिव भी रहा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो उसके बाद इसको ग्रांट किया गया कि इस तरह के हैं वो यहाँ पे भी लागू किए जा सकें, ताकि स्मॉल स्केल पे जो लोग जिसके पास लिमिटेड फंड है वो भी पार्टनरशिप में आ सकें, या एक पर्सन उसमें अनलिमिटेड फंड के साथ आए या लाइबिलिटी के साथ आए। तो ये हमारा क्या होता है, पार्टनरशिप के डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, इसी का लास्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, ये एक एग्रीमेंट है किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, जिसके जो भी पार्टनरशिप के अंदर आता है तो वो उन सब का क्या होता है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। वो अपना एक पर्पस लेके सभी के सभी मिलके कि हमें इस यहाँ तक यहाँ पे सबको पहुँचना है। जितने भी पार्टनर यहाँ पे होंगे सबका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यहाँ तक पहुँचना, एक मेन पर्पस के लिए। तो यहाँ पे वो बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है डीड तैयार करना, लेकिन ये एक तरीके से एक रिटन डॉक्यूमेंट मान लो या रिटन स्टेटमेंट होती है, जिसके अंदर सब कुछ क्लियरली एग्रीमेंट होता है, आपस में सभी पार्टनर मिलके डिसाइड करते हैं, जिसमें हर एक तो फर्म की यहाँ पे एक्टिविटी मेंशन होती है, फर्म का नाम क्या है, कितने पार्टनर हैं, पार्टनर्स का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, कितनी कितनी कैपिटल लेके आया है, किस रेशियो उनका डिसाइड हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इस तरह की टोटल डिटेल, यानी कि बिजनेस स्टार्ट होने से लेके वाउंड अप तक की सारी इसमें डिटेल है वो लिखी होती हैं। तो ये एक अच्छा एक एग्रीमेंट है कि स्टार्टिंग में एग्रीमेंट हो तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आती। अगर कुछ भी इनमें कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। इसकी एब्सेंस में भी जो हमारा ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, ये भी मतलब इसमें डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप डीड है तो सारा की सारी मतलब यहाँ से सॉर्ट आउट होंगी। अगर पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं की गई है तो इसकी एब्सेंस में भी कुछ एक रूल है वो बने हुए हैं। तो यहाँ पे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए एक एग्रीमेंट होता है, ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। वैसे तो देखो रिटन ही सबसे बेस्ट होता है, लेकिन ये दोनों फॉर्म में किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट होगा जिसमें सारी की सारी डिटेल है वो पार्टनर्स के द्वारा आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट से लिखी जाएगी। यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं कि कौन कौन से तरह के होंगे। देखो फर्म का नाम क्या है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कितने टाइम तक है, मतलब कितने, अगर उन्होंने कोई स्पेसिफिक टाइम लेके अगर एग्रीमेंट किया तो वो भी यहाँ पे होगा, कितनी कितनी वो कैपिटल लेके आए हैं, कैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांटेंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, यानी कि एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर किस तरह के पार्टनर हैं और उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, कोई सैलरीड पार्टनर है क्या। अब जैसे एक पर्सन है वो एक्टिवली सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है, सारी एक्टिविटी संभाल रहा है डे टू डे, तो फिर उसकी सैलरी भी दी जाती है प्रॉफिट एंड जो हिस्सा होता है उसके अलावा। तो वो इसमें यहाँ पे क्या रहती है, उसका भी क्या टर्म्स है, मतलब गवर्निंग एडमिशन का, रिटायरमेंट का, कि अगर कोई नया पर्सन है वो अगर आना चाहता है तो हम किस बेस पे लेंगे, अगर कोई छोड़ के जाता है तो वो किस कंडीशन में जा सकता है, ये भी यहाँ पे मेंशन होता है। जो भी हमारा इंटरेस्ट होएगा कैपिटल का या ड्राइंग के ऊपर, यानी कि अगर कोई कैपिटल है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है तो वो कितना चार्ज किया जाएगा। ड्राइंग यानी कि अगर कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए फ़ंड को लेता है तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, अगर फर्म को किसी भी केस में डिसोल्यूशन करना पड़े यानी कि बंद करना पड़े तो क्या स्टेप हम फॉलो करेंगे, किस किस तरीके के, कैसे हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, उनकी ऑडिटिंग कैसे करवाएंगे, अगर डिस्प्यूट हो जाते हैं तो कैसे कैसे उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाएगा। ये सारे के सारे इसके अंदर हमारे पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये पार्टनरशिप डीड है वो तैयार की जाती है। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या आएगा कि हम इसमें रजिस्टर्ड करवाते हैं अपनी फर्म को। वैसे ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन
अगर फर्म को हम रजिस्टर तो करवाना ही होता है कि कोई हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई उसको बिजनेस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा रहे हैं, कोई प्रोडक्शन का काम है, सेलिंग का काम है, तो ये इसमें क्या है कि हम अपने फर्म का नाम एंटर करके इसमें जो भी हमें मतलब जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, रेलिवेंट जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उन सभी को पूरा करवा के हम रजिस्ट्रार के पास क्या है अपनी फर्म को उसकी सारी डिटेल है वो रखते हैं। उसमें सारी चीज़ें होती हैं, कौन कौन पार्टनर है, कितने टाइम के लिए, यानी कि जो डीड में जो चीज़ें तैयार की थी लगभग इसी में होती हैं, जिससे हम मतलब वहाँ पे क्या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ये एक प्रूफ रहता है हमारी पार्टनरशिप की एग्जिस्ट कर रही है, हमारे पास मतलब लीगली एक डॉक्यूमेंट है जिससे हमारे पास एक प्रूफ है कि हमारी पार्टनरशिप है, इतने इतने पर्सन की है और इस एक्टिविटी में है। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे पार्टनर्स की खुद की एग्रीमेंट है कि वो चाहते हैं तो करवाएं, ना चाहते हैं तो ना करवाएं, अपने हिसाब से चल सकते हैं। ठीक है, अगर मतलब कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें मतलब उसके अलग अलग चीज़ें हैं कि किन किन कौन से केसेस में होना चाहिए, किन किन में नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल पार्टनर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड फर्म है तो वो क्या करेंगे, कल को अगर कुछ भी अगर केस होता है तो उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, उन्होंने तो अपने एक खुद के ही उसके बेस पे उन्होंने क्या किया स्टार्ट की थी, तो फिर वो मतलब किसी तरह कोई केस फाइल वगैरह नहीं कर सकते किसी पार्टनर के अगेंस्ट, क्यों, उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, और मतलब कोई थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी कोई केस फाइल नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे वो क्या है ना कि कानूनन कोई भी एक्टिविटी फिर नहीं कर सकते किसी भी फर्म में, जो फर्म है वो भी नहीं कर सकती, जो पार्टनर है वो भी नहीं कर सकते, कोई केस फाइल है वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन है तो फिर हमारे पास सारा का सारा प्रूफ होता है और हम उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। जो अगर रजिस्टर फर्म विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म द स्टेट इन विच द फर्म स्टेटेड, कि यहाँ पे क्या है कि जो रजिस्टर कहाँ करवाएंगे, जिस भी एरिया में जिस भी स्टेट में हम फर्म को स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ से ही हम इसको रजिस्टर्ड करवाते हैं वहाँ के रजिस्ट्रार को देके। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और एट द एनी टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम तक वो एग्जिस्ट करेगी, क्या क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, सो सारी की सारी एप्लीकेशन हम क्या करते हैं सबमिट करवाते हैं। जैसे अपने पार्टनरशिप डीड में था लगभग उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें सारी डिटेल फिल की जाती है, फिर उसको हम सबमिट करवाते हैं। तो इसमें फर्म का नेम, लोकेशन और अदर कौन कौन सी प्लेसेस है जहाँ से हम बिज़नेस को कैरी करेंगे, यानी कि क्या क्या एक्टिविटी हम करने वाले हैं, हर एक पार्टनर का जो फर्म से जुड़ा हुआ है उनका नेम और एड्रेस सब, और कितने टाइम तक हम पार्टनरशिप की ड्यूरेशन हमारी है वो हम इसमें लेके आएंगे। सभी पार्टनर के एप्लीकेशन के ऊपर साइन होंगे कि वो सभी अपनी इन्फॉर्मेशन है वो अपने एग्रीमेंट के हिसाब से दे रहे हैं, और जो भी इसकी फ़ीस होती है जो प्रिस्क्राइब की होती है उस फीस को पे आउट करने के बाद उसको वो भी पे करनी पड़ती है। और फिर अप्रूवल मिलने के बाद जब उसको फिर उसके बाद पास होता है, सारी इन्फॉर्मेशन चेक होती हैं कि जो इन्होंने दी हैं वो एक्चुअली में सही है कि नहीं है, ये वेरिफिकेशन होने के बाद अप्रूवल मिल जाती है, फिर वो उसकी फर्म की रजिस्ट्री मतलब हो जाती है, एंटर कर लेते हैं और उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है एज ए प्रूफ कि आपकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। तो ये हम पूरी की पूरी डिटेल थी यहाँ पे पार्टनरशिप की। इसी के साथ हमारा पार्टनरशिप टॉपिक है या फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ही हमारी जो 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे 2 हो रहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड जॉइंट कंपनीज। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको और अच्छे से और आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल एक एक चीज़ आपको स्टेप टू स्टेप मिलेगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक हम कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल हमने चैप्टर ही उठाया है जो आपकी बुक का है, ताकि आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाए वो चीज़ें और अच्छे से समझ सकें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट भी करें, ताकि अच्छे से हम और अच्छे से इसकी वीडियो बनाएं। धन्यवाद।